सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की चर्चा की थी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a dipole in a uniform electric field मतलब क्या है कि एक डाइपोल है जो कि कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो क्या उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा भी तो कितना होगा, है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है, ठीक है। कैसे रखा हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बताइए इस केस में होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता किया जाए। ऐसा कुछ डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाए। तो याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी आखिर निकलता कैसे था, कैसे निकाला जाता था पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी एक्सटर्नल वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी एक्सटर्नल वर्क होता है वो कहां जाके स्टोर हो जाता है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करें, तो वो किया गया वर्क, वो एक्सटर्नल एजेंसी का किया गया वर्क कहाँ जाएगा, बर्बाद तो नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जिस पर वर्क किया गया है ना। तो यहाँ पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं, बताइए यहाँ पर वर्क कैसे कर सकते हैं। आखिर इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर QE, और इस पे भी फोर्स लग रहा होगा इस तरफ QE, है ना। और ये दोनों फोर्स की वजह से क्या हो रहा होगा, एक टॉर्क जनरेट हो रहा होगा, मतलब इस फोर्स की वजह से ये और ये दोनों फोर्स की वजह से ये डाइपोल नचेगा, ऐसे नचेगा, है ना, रोटेट होगा, मतलब टॉर्क जनरेट हुआ है। तो ये डाइपोल खुद ऐसे नचेगा। तो अगर हम डाइपोल को उल्टा नचाएं, तो हम करेंगे वर्क, और मेरा किया गया वर्क कहाँ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बेसिकली इस केस में हम क्या करेंगे, डाइपोल को रोटेट करेंगे, और डाइपोल पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, तो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा होगा PE sin थीटा के बराबर, जो कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। टॉर्क बराबर P.E, है ना। तो हम कितना फोर्स लगाएंगे, हम भी इतना ही फोर्स लगाएंगे रोटेट करने के लिए, है ना। और मेरा किया गया वर्क जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डाइपोल जो है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ था, तो पहले से प्लस क्यू चार्ज यहाँ और माइनस क्यू चार्ज यहाँ, पहले से कितने एंगल पे था, पहले से θ1 एंगल पे रखा हुआ था, है ना। और हमने क्या किया, इसको रोटेट कराया, और कितने एंगल पे ले गया, हमने इसको θ2 एंगल पर ले गया, ये θ2 है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, है ना, और हमने क्या किया, इसको रोटेट कराया। पहले से थीटा एंगल पे था, ये यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे ऐसे, पहले से डाइपोल ऐसे है ना, है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल पे पहले से था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डाइपोल पहले से ऐसे था, है ना, थीटा एंगल पे था, पहले से θ1 एंगल पे था, ठीक। और हमने क्या किया, डाइपोल को रोटेट कराया, और कितने एंगल पे ले गया, θ2
टू एंगल पे ले गए, तो θ1 से θ2 एंगल पर ले गए, तो हमें क्या कर, हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितना एक्सटर्नल वर्क किया, और यही एक्सटर्नल वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो निकालते हैं एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आएगा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, ये टाउ डॉट थीटा, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों नहीं अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब टॉर्क टॉर्क कांस्टेंट होगा, टॉर्क कांस्टेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको नचाते जाएंगे वैसे वैसे टॉर्क और ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, है ना। इस केस में अभी टॉर्क कम लग रहा होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 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 टॉर्क और ज्यादा लगते जाएगा। देखिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा। मतलब टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क कांस्टेंट नहीं मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या ये लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा, ये बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। जब टॉर्क वेरिएबल होता है तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा कॉस, कॉस कितना डिग्री होगा एक बार बताइए। ये नच रहा है इस तरफ, है ना, ये नच रहा है इस तरफ, तो टॉर्क जनरेट हो रहा है बाहर की तरफ। ये नच रहा है ऐसे, है ना, ऐसे नचा रहे हैं हम, ऐसे नचा रहे हैं, तो ये टॉर्क जनरेट होगा बाहर की तरफ। अच्छा, एंगल भी इसी तरफ बन रहा है, एंगल भी इसी तरफ बन रहा है, एंगल भी इसी तरफ बन रहा है ना। तो एंगल का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, एंगल का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और एंगल का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और टॉर्क का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ कितना पुट करेंगे एंगल? कॉस 0 डिग्री। टॉर्क और एंगल, टॉर्क और एंगल के बीच का, टॉर्क और एंगल के बीच का एंगल 0 डिग्री। ऐसे करेंगे कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए ये एंगल ऐसे कवर हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, और टॉर्क भी बाहर की तरफ ही है ना। तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। किसके इसके बीच का? टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ठीक, टॉर्क का फॉर्मूला याद कीजिए, पी ई साइन थीटा डी थीटा, है ना। ठीक है, पी डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक ये एंगल जा रहा है? θ1 से θ2 तक, है ना। तो लिमिट पुट करते हैं, पी ई अपर लिमिट cos θ2, तो माइनस cos θ2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? cos θ1। ठीक है, इसको सॉल्व करके कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, हाँ, कि ये पी ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर लिख देते हैं, cos θ1 माइनस cos θ2, है ना। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। बात समझ गए? डाइपोल को अगर θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट किए हैं तो डाइपोल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, वो कितना होगा? तो Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, ये डेरिवेशन आप लोग को पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, दोनों का डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो इस पे सवाल ऐसे पूछेगा कि बोलेगा कि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन आप फाइंड कीजिए। तो आप तो ये फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे भी पूछेगा, कहेगा कि डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए भी कहता है ना, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और अनस्टेबल पे कितना होगा, है ना। तो इन सबको भी देखते हैं। इतना बात क्लियर है, नोट कीजिए। डाउट हो तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, आशा है कि पक्का आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर डाइपोल पहले से, अगर
डाइपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्या हमने बोला कि इफ डाइपोल इज इनिशियली perpendicular to the electric field, मतलब डाइपोल हमारा कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, और डाइपोल पहले से परपेंडिकुलर है। तो पहले से परपेंडिकुलर है तो थीटा वन कितना हो जाएगा बताइए? थीटा वन कितना हो जाएगा? थीटा वन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, पहले से परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा वन 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, थीटा टू हमें नहीं पता है कि हाँ पहले हमको पता चल गया कि हाँ पहले से डाइपोल 90 डिग्री पे ऐसे रखा हुआ है। अब कितने एंगल पे इसको रोटेट कराएगा ये नहीं दिया हुआ, इस सवाल में दिया हुआ रहेगा, है ना। तो थीटा टू को मान लेते हैं थीटा, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पी ई कॉस थीटा वन की जगह 90 डिग्री है ना, थीटा वन की जगह 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू जगह थीटा ले लेते हैं, थीटा टू की जगह थीटा ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पी ई कॉस 90 जीरो माइनस कॉस थीटा तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना, माइनस पी ई कॉस थीटा। और बिहार बोर्ड वाले को ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है ना, बिहार बोर्ड वाले को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा को पी डॉट ई है ना, पी डॉट ई। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बिहार बोर्ड वाले को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है ना। तो ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा, देख लीजिएगा अपना। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं जिसकी हमने बात की थी, इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा इक्विलिब्रियम? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आपस में पैरेलल होते हैं, है ना। तो वहां पे एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा बताइए? थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। पुट किया जाए क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पी ई। ठीक, ये कब का पोटेंशियल एनर्जी है? जब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ठीक है, चलिए दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एंटी पैरेलल होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री माइनस वन इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पीई, है ना। याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि जब कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है ना, या फिर आपने 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना, कि जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है ना, तो उसके पास एनर्जी मिनिमम होता है, और जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो उसका एनर्जी मैक्सिमम होता है। क्या आपको दिख रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी मिनिमम माइनस पी, निगेटिव में एनर्जी ज्यादा मिनिमम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी मैक्सिमम है, और कितना है?
पी के बराबर है, कितना पीई के बराबर है। तो ये भी आपको बिहार बोर्ड वाले को ऑब्जेक्टिव में ये दोनों भी पूछा जा सकता है कि बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी कितना होगा, तो माइनस पी, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, और अनस्टेबल पी, ठीक। और सीबीएसई वाले को तो कहा ही जाता है कि स्टेबल और अनस्टेबल का पोजीशन को डिस्कस कीजिए, तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा, डेरिवेशन के साथ साथ ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा वो भी केस देख लेते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा, बताइए पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा। तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तीसरा क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा है। पोटेंशियल एनर्जी कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस पी ई कॉस कॉस 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगा, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 90 डिग्री बना रखा होगा, ये वाला केस जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला केस, है ना। इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। इस केस में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब डाइपोल इस पोजीशन में होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे है आखिर, है ना। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा कि डाइपोल ऐसे है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। और हमने क्या किया, डाइपोल को इनफाइनाइट से उठा करके लाया, और कैसे उठा के लाया, एकदम परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डाइपोल को हम इनफाइनाइट से उठा करके लाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कैसे लाए, एकदम परपेंडिकुलर ही लाए। तो उस केस में हमें बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव वर्क होगा, और दोनों वो इक्वल होगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव वर्क मान लेते हैं 10 जूल का वर्क होगा, नेगेटिव चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ रहा होगा, माइनस 10 जूल का वर्क, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 10 जीरो, है ना। तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए, ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल थी, है ना। चलिए, इसके आगे एक और टॉपिक हम लोग कवर कर ही लेते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट गया होगा। एक और टॉपिक देख ही लेते हैं ना। टॉपिक का नाम है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी कंडक्टर को हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, है ना। जैसे अभी तो ये इंसुलेटर मान लेते हैं ये कंडक्टर होता है ना, और इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इसका बिहेवियर क्या होता है ना, बिहेवियर क्या होता है, वही बिहेवियर भी देखते हैं, है ना। तो टॉपिक डाल लीजिए, बिहेवियर ऑफ a conductor in uniform external इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए, तो मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये ई नॉट मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और हमने क्या किया, एक कंडक्टर को लिया और इसमें पुट कर दिया, ये कंडक्टर को लाए और कंडक्टर को ऐसे यहाँ पर ला करके रख दिए, ठीक। अब बताइए क्या होगा, कंडक्टर को जैसे ही ला के रखे अब क्या होगा बताइए। याद कीजिए, जब जब निगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है
तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वही पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स किधर लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। तो कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो जैसे ही कंडक्टर इस तरफ आएगा, है ना, तो इधर निगेटिव चार्ज बनता जाएगा, निगेटिव चार्ज बनता जाएगा, है ना, और इधर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव बनता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ही हम कंडक्टर को रखें, कंडक्टर को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स, किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा और उस तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो जब इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट होते जा रहा है, जब इधर निगेटिव एक्यूमुलेट होते जा रहा है, तो इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा, जिससे हम कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता जाएगा। और जैसे जैसे, अच्छा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना है, यहाँ पे ऐसे रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है, ई नॉट, है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक, जैसे ही बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट होगा, जैसे ही शिफ्ट होगा, उधर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इधर बनेगा निगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। और ये कब तक इंड्यूस होगा, जैसे जैसे ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आता जाएगा, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरफ आते रहेगा, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरफ आते रहेगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किए, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, हमेशा शिफ्ट होते रहेगा क्या, हमेशा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, है ना, इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हुआ, इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट हुआ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हुआ। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर करेगा क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ई नॉट, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ठीक, मान लेते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम के बराबर है। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना 5 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और बना, कितना बना, मान लेते हैं 15 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्गर होते गया, ये मान लीजिए हो गया 20 न्यूटन पर कूलम। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर वाला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जैसे ही कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना बंद हो जाएगा, है ना। द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर बिकम जीरो, क्या कहते हैं, स्टॉप हो जाएगा, है ना, रुक जाएगा, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा था, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा था। ये इलेक्ट्रॉन कब तक आता रहेगा, जब तक ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ना कर दे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कब तक शिफ्ट होता रहेगा, जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ना कर दे। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हो जाएगा जीरो। कैसे हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कौन कर दिया है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बिहेवियर क्या है, कि जैसे ही कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम व्हाट, बिकम जीरो, है ना। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा ये तो समझा ही दिए। ठीक है, ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अच्छा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होगा। ठीक, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब अंदर में एक्सेस चार्ज ऐसे लिख देते हैं, चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर इज जीरो, है ना। अंदर में नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट चार्ज भी जीरो होगा। ठीक है, और कुछ बात,
हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, छोड़िए ये मत लिखते हैं। और कुछ बताइए जो आपको दिख रहा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पोटेंशियल कैसा होता है, वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना। तो ये लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। शायद मैं गलती बोल दी। हाँ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब ये है कि अंदर में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर कोई हॉलो कंडक्टर होता, अगर कोई हॉलो कंडक्टर रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, तब भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, जीरो होता। तो ये भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज also zero, zero inside a hollow कंडक्टर। ठीक, हॉलो कंडक्टर है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तब उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। चाहे हॉलो चाहे सॉलिड हो, जीरो होना ही। ठीक, ये बात हमने क्यों लिखा है आखिर, है ना, ये बात क्यों बताया कि हॉलो कंडक्टर होता है। आप तो यहां से भी समझ सकते हैं ना कि अगर कोई भी कंडक्टर हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गए। हॉलो वाला बात आखिर आप क्यों लिखवाए, है ना। तो समझिएगा हॉलो वाला बात क्यों लिखवाए, क्योंकि इसका काम है, इसका यूज है। इसका यूज क्या है समझिएगा, कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट है या फिर कोई भी चीज है, कोई भी चीज मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और इसे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, कुछ भी, और इसे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहां जाने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी भी, मान लीजिए टीवी, फ्रिज, कहीं भी हो, है ना, कहीं भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम कहां रहेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मतलब उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, और हमें इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है ना, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर देना होगा। जैसे ही हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद करेंगे, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कहाँ होगा, बाहर ही होगा। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसे कहा जाता है, इस फेनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक से यहाँ हमारा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और शिल्डिंग का मतलब क्या होता है, शिल्डिंग का मतलब होता है बचाव, है ना, शिल्डिंग का मतलब होता है बचाव। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बचाव किया जाएगा, है ना, कैसे बचाव किया जाएगा बताइए। हमें मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है, तो क्या करेंगे, इसको एक कंडक्टर के अंदर बंद कर देंगे। इसको जैसे ही एक कंडक्टर के अंदर बंद करेंगे, आसपास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब बाहर ही होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गया, है ना। इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें हम किसी मटेरियल को या किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग एक ऐसा फेनोमेना है, क्या है, द फेनोमेना in which we protect anything from इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, किसी भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, उस चीज को एक कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं, हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं, है ना। हॉलो कंडक्टर के अंदर जैसे ही बंद करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा, है ना। इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहा जाता है। इसका और कहीं यूज होता है क्या, एक तो यूज बता दिए कि कोई कंपोनेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है,
उसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखना है, तो क्या करेंगे, उसको एक कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर देंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं। कहीं भी पहाड़ी इलाका में आप जाएंगे और कार से ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, कार से ट्रेवल कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं अब थंडर स्टॉर्म आने वाला है ना, मतलब बिजली कड़कने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा, बाहर निकल जाइएगा, भूल के भी बाहर नहीं निकलिएगा। ऐसा क्यों, बाहर निकलिएगा तो ये संभावना है कि बिजली आप पे गिर सकता है ना, बिजली आप पे गिर सकता है। लेकिन अगर आप वही कहा हो, कार के अंदर हो, ओहो कार, मान लीजिए आप कार के अंदर यहां बैठे हुए है ना, और बिजली गिरने वाला है, भूल से भी बाहर नहीं निकलना है, भूल से भी बाहर नहीं, अंदर ही रहना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही बिजली गिरेगा, जैसे ही बिजली गिरेगा, है ना, क्योंकि ये तो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर होता है, और हम तो सीट पे बैठे हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं, और सीट तो कहीं से भी इससे टच नहीं होता है ना, तो जो भी चार्ज आएगा, चार्ज कहां चला जाएगा, इसके सरफेस पे चला जाएगा, चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गए। सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर होगा, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो आप तो बच गए, है ना। तो इसी घटना, इसी फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे किया जाए, आप तो यहाँ शील्ड हो गए ना, आप यहाँ बच गए, किससे बच गए, इलेक्ट्रिक फील्ड से बच गए, है ना, आपको शॉक नहीं लगेगा, बच जाइएगा, ठीक है। इसे फैराडे केज भी कहा जाता है, FARADAY, फैराडे केज, फैराडे केज भी कहा जाता है ना, फैराडे केज। आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, कि मोबाइल से बात करते रहते हैं, है ना, और तब तक बात होता रहता है जब तक हम उसको फॉइल से कवर ना कर दें, एल्यूमिनियम फॉइल से। जैसे ही एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करेंगे, सिग्नल कट, है ना, सिग्नल कट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ये मोबाइल है, मान लेते हैं ये मोबाइल है, अभी सिग्नल आ रहा है, अच्छी तरीके से आ रहा है ना, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे, एल्यूमिनियम फॉइल से जैसे ही कवर करेंगे, ये हो जाएगा सील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से, है ना। जैसे ही हम एल्यूमिनियम फॉइल से इसको कवर करेंगे, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर होगा, जो भी सिग्नल है सब कहां होगा, बाहर होगा, अंदर नहीं पहुंच पाएगा सिग्नल। और जब सिग्नल अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो क्या बात हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है, सिग्नल हो जाएगा जीरो। ठीक, जैसे ही बंदा कॉल करेगा, कोई दूसरा बंदा कॉल करेगा, लेकिन बताया जाएगा कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी या तो पहुंच के बाहर है, नहीं तो स्विच ऑफ है कि नहीं। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा। तो ये यूज था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, कंडक्टर का बिहेवियर, बात समझ गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।